प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन संस्कृति के अंतर्गत मध्यकालीन समाज पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा? मध्यकालीन भारतीय समाज। चलिए आते हैं, देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय समाज। देखिए, मध्यकाल यानी चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल, पूरा मध्यकाल का जो समाज है वो एक जैसा ही रहा, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ एक जैसा समाज रहा है। और मध्यकालीन भारतीय समाज एक जटिल समाज था, उसमें बहुत सारी जटिलताएं विद्यमान थी। अब मोटे तौर पर अगर आप देखें तो मध्यकालीन भारतीय समाज को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। एक मुस्लिम समाज और दूसरा हिंदू समाज। क्योंकि समाज में ये दोनों समुदाय के लोग निवास करते थे, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। ठीक है, यद्यपि भारत में बहुसंख्यक हिंदू ही थे, लेकिन फिर भी इस समय तक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ निवास करने लगे थे। तो इसलिए हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ये दो भाग में विभाजित करेंगे, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। और मध्यकालीन शासकों ने समय समय पर आप देखेंगे कि समाज को भी प्रभावित करते रहे हैं, समाज की देखरेख करते रहे, भी समाज के संरक्षक शासक है। तो इस तरह से ये दो भागों में बांट करके मुस्लिम समाज का संगठन स्वरूप क्या था, वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या क्या कुरीतियाँ विद्यमान थीं, ये सब चीज़ें। इसी तरह हिंदू समाज का संगठन स्वरूप क्या था, वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या कुरीतियाँ विद्यमान थी, इन सब की चर्चा हम इसके अंतर्गत करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब मध्यकालीन समाज में सबसे पहले हम मुस्लिम समाज की चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में भी एक मुस्लिम समुदाय रह रहा है, उनका अपना समाज है। वहाँ आप देखेंगे कि वर्ग विभाजन है, अलग अलग स्थिति है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। अब मुस्लिम समाज को अगर देखा जाए तो मध्यकाल में मुस्लिम समाज भी अनेक वर्गों में बटा हुआ। तो मुस्लिम समाज भी अगर देखा जाए तो क्या है, अनेक वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ था। एक जैसा समाज नहीं था कि मुस्लिम समाज एक जैसा रहा हो, समानता का भाव रहा हो। हाँ, सिद्धांत में जरूर, इस्लामी सिद्धांत में भाईचारा समानता की बात आती है, लेकिन समाज अगर देखा जाए तो उसमें अनेक वर्ग आपको बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। अब अनेक वर्गों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है वो शासक और इनका परिवार, समाज में अगर मुस्लिम समाज में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च कौन है, सर्वोपरि कौन है? शासक है और उसका परिवार, यानी सुल्तान अथवा बादशाह, इनका परिवार, इनके संबंधी, ये समाज में सबसे ऊपर हैं। इनकी स्थिति सर्वोच्च है और ये वैभवपूर्ण
जीवन व्यतीत करते थे। भाई शासक का जो जीवन है, उसके परिवार का जीवन है, उसके संबंधियों का जो जीवन है, वो बहुत सुखमय होता था, वैभवपूर्ण जीवन होता था और समाज में इनका सर्वाधिक सम्मान भी था। तो सर्वाधिक सम्मानित मुस्लिम समाज में है और जीवन स्तर भी सबसे ऊंचा था। तो ये सबसे ऊपर थे। दूसरा, जब मुस्लिम समाज में देखते हैं तो उसमें जो धार्मिक वर्ग है, तो समाज में दूसरा स्थान किसको प्राप्त है? धार्मिक वर्ग को प्राप्त है। अब धार्मिक वर्ग में आप देखेंगे कि जो उलेमा वर्ग है, उलेमा ये धर्म से जुड़े लोग हैं, जो उलेमा वर्ग है, और एक तरह से धार्मिक सलाहकार के रूप में शासन से भी जुड़े होते थे और ये इस्लाम की व्याख्या करते थे, इस्लाम को लागू करवाते थे समाज में, लोग समाज में इस्लामी सिद्धांतों का पालन करें, ये सारी चीज। तो उलेमा वर्ग है, सूफी संत हैं, जो बड़े बड़े संत होते थे, मुस्लिम संत। तो ये समाज में जो दूसरा सम्मानित वर्ग है वो धार्मिक वर्ग है, जिसके अंतर्गत उलेमा वर्ग, सूफी संत, ये सब आते हैं और इन्हें समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। लोग इनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते थे। ठीक है, तो ये दूसरा समाज, मुस्लिम समाज का दूसरा सम्मानित वर्ग। फिर तीसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो अमीर वर्ग आता था। अमीर वर्ग, अमीर वर्ग कौन है? ये अमीर या उमरा वर्ग, इसे अमीर वर्ग को उमरा वर्ग भी कहा जाता था, उमरा वर्ग। ठीक है, ये वास्तव में बड़े बड़े नौकरशाह होते थे, ब्यूरोक्रेट। ठीक है, और ये प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। इनके पास बड़े बड़े विभाग होते थे, उनके प्रभारी होते थे। तो ये जो अमीर या उमरा वर्ग था, चाहे सल्तनत काल में हो या मुगल काल में, आप देखें इनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी थी, श्रेष्ठ थी और ये भी बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, वैभवपूर्ण जीवन, विलासी जीवन व्यतीत करते थे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और फिर समाज में इनका सम्मान भी था। तो ये तीसरा। अब मुस्लिम समाज में चौथा वर्ग मध्य, मुस्लिम समाज का मध्य वर्ग। ठीक है, मिडिल क्लास। ठीक है, तो मुस्लिम समाज में जो चौथा वर्ग है वो क्या है? वो मध्य वर्ग है। ठीक है, और मध्य वर्ग में बुद्धिजीवी लोग आएंगे, शिक्षक आएंगे, ज्योतिषी और आपके व्यवसायी वर्ग, व्यापारी हैं, ये सब आ जाते हैं, चिकित्सक हैं, ये सब मध्य वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, और अपेक्षाकृत इनकी स्थिति भी समाज में ठीक थी, मध्य वर्ग की भी स्थिति क्या थी? ठीक थी। और फिर निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग में किसान हैं, मजदूर हैं, दास हैं। ये मुस्लिम समाज में भी निम्न वर्ग था। मुसलमानों में भी कुछ खेती करते थे, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ मुसलमानों को दास बना लिया जाता था और वो बड़े लोगों के यहाँ जो है नौकर के रूप में कार्य करते थे। तो इस तरह से इनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं होती थी, सामाजिक दृष्टि से निम्न स्थिति थी समाज में निम्न वर्ग का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा एक मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज अनेक वर्गों में विभक्त दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस तरह से सामाजिक वर्गीकरण मुस्लिम समाज का हुआ था। अब हम मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति अगर देखते हैं, ये पहले आप देखा कि पूरा मुस्लिम समाज अनेक वर्गों में विभक्त है। प्रथम वर्ग है शासक एवं उसका परिवार, दूसरा धार्मिक वर्ग है, तीसरा अमीर वर्ग यानी ब्यूरोक्रेट है, चौथा मिडिल क्लास के लोग, मध्य वर्ग है जिसमें व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, ये सब। निम्न वर्ग में किसान, मजदूर, दास। इस तरह से जो मुस्लिम समाज है वो भी आप देखेंगे कि अनेक वर्गों में बटा हुआ मध्यकाल में दिखाई पड़ता है।
पड़ता है। ठीक है, कुछ लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ की मध्य स्थिति है और कुछ की स्थिति निम्न है, खराब है। अब आगे अगर देखें तो मुस्लिम समाज में अगर स्त्रियों की दशा देखें, महिलाओं की दशा देखें, तो यहां भी आप देखेंगे कि एक जैसी स्थिति नहीं है। कुछ मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ मध्य क्रम की है, कुछ मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं भी थी। तो यहाँ भी मुस्लिम महिलाओं में भी अगर देखा जाए तो अनेक सोपान देखने को मिलते हैं, अनेक वर्ग देखने को मिलते हैं कि महिलाओं का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। अब महिलाओं में अगर देखा जाए तो सबसे उच्च स्थान जो है, जो शासक के परिवार की महिलाएं होती थी, उनकी स्थिति, तो शासक के परिवार की महिलाओं की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी। सबसे अच्छी ये स्थिति थी। अब जो शासक परिवार की महिलाएं होती थीं, ये मुख्यतः हरम में निवास करती थी। हरम वो स्थान है जहां शासक के परिवार, उनकी देखभाल करने वाली महिलाएं रहा करती थी। तो जो शासक के परिवार की महिलाएं हैं, उन महिलाओं की देखभाल करने वाली जो महिलाएं हैं, वो सब हरम में निवास करती थीं। ठीक है, तो अब हरम में की जो महिलाएं थीं, उनकी स्थिति बाहर रहने वाली महिलाओं से अच्छी होती थी। अब हरम में भी कई प्रकार की महिलाएं रहा करती थीं। जैसे सबसे हरम की प्रथम महिला सुल्तान या शासक, सुल्तान या बादशाह की मां होती थी। जो बादशाह की माता होंगी, सुल्तान या बादशाह की माता होती थी, वही हरम की प्रथम महिला का स्थान उसे प्राप्त होता था, यानी वो हरम की सबसे सम्मानित महिला होंगी। ठीक है, उनको सारी महिलाएं सम्मान देंगी। तो हरम की प्रथम महिला कौन होती थी? सुल्तान अथवा बादशाह की माता होती थी। फिर आप देखेंगे कि सुल्तान या बादशाह की पत्नियां होती थीं। ठीक है, इनको भी सम्मानित स्थान प्राप्त था हरम में, और ये भी वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं। वे सुल्तान की माँ भी और सुल्तान की पत्नियां भी, ये बहुत ही वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं, सुखमय जीवन। इनका जीवन बहुत अच्छा था, समाज में उच्च स्थान इनको प्राप्त था। फिर आप देखेंगे कि हरम में ही कुछ शासकों की रखैल रहती थी, रखैल। ठीक है, अब इनकी स्थिति सुल्तान की पत्नियों जैसी होती थी, क्योंकि ये पत्नी के रूप में ही होती थी, और इन्हें भी सुल्तान की पत्नियों की तरह सुख सुविधा उपलब्ध होती थी। ठीक है, यद्यपि मान सम्मान की दृष्टि से सुल्तान की पत्नियों से नीचे थी, लेकिन सुख सुविधा की दृष्टि से ये वही स्थान रखती थी। फिर आप देखेंगे कि हरम में तमाम सेविकाएं होती थीं, और ये वैतनिक होती थीं। हरम में निवास करती थी सेविकाएं, और ये वैतनिक, इन्हें वेतन दिया जाता था, और अपेक्षाकृत इनकी स्थिति भी ठीक होती थी। अब जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं, आप देखेंगे कि इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती थी, और ये विद्वान भी हुआ करती थी। आप देखेंगे कि ये शासन के कार्यों में भी हस्तक्षेप करती थी। और हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है, अब देखिए, ये विद्वान महिला थी, और इन्होंने अकबर के कहने पर एक ग्रंथ लिखा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। फिर आगे आप देखेंगे कि नूरजहां,
मुमताज महल, ये सब अरबी फारसी की विद्वान महिलाएं थीं। जेबुन निसा औरंगजेब की पुत्री थीं, जेबुन निसा। ये सब मुगल कालीन महिलाएं थी जो बहुत विद्वान, पढ़ी लिखी, प्रतिभा संपन्न महिलाएं थी। तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। यह अरबी फारसी की विद्वान भी होती थी, पुस्तकें भी रचती थी। सलीमा बेगम, जो आप देखेंगे कि बैरम खां की पत्नी थी, वो भी कविताएं रचा करती थी, वो भी विद्वान महिला थी। बाद में अकबर ने उनसे विवाह कर लिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हरम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति है। और हरम में भी महिलाओं की कई कैटेगरी होती थी, वो हमने आपको विश्लेषित किया। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मुस्लिम महिलाओं में मध्यवर्गीय महिलाएं थी, और जो मध्यवर्गीय महिलाएं थीं इनकी स्थिति परिवार के मुखिया की संपन्नता और विपन्नता पर आधारित होती थी। अगर संपन्न परिवार है तो मध्यवर्ग की महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी। अगर मध्यवर्ग की महिलाएं हैं, परिवार का मुखिया थोड़ा आर्थिक रूप से निर्धन है, तो इनकी स्थिति दयनीय हो जाती थी। तो मध्यवर्गीय महिलाओं की स्थिति परिवार के मुखिया की संपन्नता और विपन्नता पर आधारित होती थी। जहां तक बात निम्न वर्ग की महिलाओं की बात है तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुस्लिम समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं की स्थिति अच्छी नहीं थी, इनको कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा विद्यमान थी। पर्दे के अंदर इन्हें रहना पड़ता था, सार्वजनिक रूप से कहीं आ जा नहीं सकती थी। फिर आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज में बाल विवाह, बहु विवाह जैसे कुप्रथाएं थीं, तलाक प्रथा, ये सब, और इनके कारण भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती थी। यद्यपि इस काल में मुस्लिम महिलाओं को विधवा को जो है विवाह करने का अधिकार था, यानी अगर कोई मुस्लिम महिला विधवा हो गई है तो उसे पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता था। तो ये स्थिति मुस्लिम समाज में महिलाओं की थी। तो ये हमने मुस्लिम समाज के बारे में बताया कि ऐसा था मुस्लिम समाज। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समाज में अगर देखा जाए, मध्यकालीन समाज में तो हिंदू समाज है, और निश्चित रूप से भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो बहुसंख्यक कौन थे? हिंदू थे। अब हिंदू समाज को अगर देखा जाए तो इस समय हिंदू समाज भी, मध्यकालीन हिंदू समाज बहुत जटिल था। अब मध्यकालीन हिंदू समाज आप देखेंगे कि ये कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ये एक महत्वपूर्ण कि हिंदू समाज जो है कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। पूरा समाज 4 वर्णों में विभाजित, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। और फिर आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ण में अनेक उपजातियों का निर्माण हुआ। उपजातियां, तो वर्ण से अनेकों जातियां विकसित हुई। तो इस तरह से ये कठोर वर्ण व्यवस्था थी। और ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं थी, जन्म के आधार पर थी। जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था इस काल में प्रचलित रही। अब चारों वर्णों में अगर देखा जाए तो चारों वर्णों में ब्राह्मण सर्वोपरि थे। चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? ब्राह्मण थे। और इन्हें पवित्र ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। पवित्र धर्म ग्रंथों का ये अध्ययन करते थे।
और एक तरफ से अगर देखा जाए तो मध्यकालीन हिंदू समाज वैसा ही निर्मित था जैसे मध्यकालीन ब्राह्मणों ने चाहा था। तो बिल्कुल ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति में थे, पुरोहित पर आधारित पूरा समाज था, पुरोहित जो नियम बना दिए हिंदू समाज उसी पर चलता था। ब्राह्मणों को बहुत सम्मान प्राप्त था, ठीक है। एक तरह से हिंदू समाज के अगुआ माने जाते थे ब्राह्मण। अब दूसरा वर्ण अगर देखा जाए तो क्षत्रिय, जो इस काल में राजपूत के रूप में प्रसिद्ध हुए। और आप देखेंगे कि ये दूसरा वर्ण था क्षत्रिय या राजपूत का था, और ये शासक वर्ग था। यही क्या था? शासक वर्ग। अभी भी अगर देखा जाए तो अनेक हिंदू राज्य थे और मुस्लिम शासकों के अधीन भी बड़ी संख्या में हिंदू शासक अपने अपने क्षेत्र में शासन किया करते थे। तो अनेक हिंदू स्वायत्त शासक भी इस काल में थे, हिंदू जमींदार थे। तो ये क्षत्रिय या राजपूत जो है ये बहुत सम्मानित वर्ग था। राजस्थान में राजपूत शासकों का ही प्रभुत्व था। तो दूसरा सम्मानित वर्ग और मुख्यतः शासन कार्य, युद्ध कार्य में लगा हुआ वर्ग था। अब देखेंगे कि मुस्लिम राज्यों में भी राजपूतों को नियुक्त किया जाता था। अकबर ने राजपूतों को बड़े बड़े पद पर नियुक्त किए, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और ये परंपरा फिर आप देखें, राजपूतों को बड़े बड़े पद पर नियुक्त करने की जो परंपरा अकबर ने शुरू की, औरंगजेब के काल तक और आगे भी हमें दिखाई पड़ती है कि सभी मुगल शासकों ने राजपूतों को बड़े बड़े पद पर नियुक्त किया, ठीक है। तो ये दूसरा स्थान क्षत्रियों को। तीसरा वैश्य, और ये जो वैश्य वर्ग था ये मुख्यतः व्यापार, शिल्प, व्यवसाय, खेती, कृषि से जुड़े हुए वर्ग थे, ठीक है। अपेक्षाकृत इनकी स्थिति भी ठीक थी। चौथा वर्ग शूद्र था और इनकी कई श्रेणियां होती थीं। शूद्र, ज्यादातर शूद्र खेती का कार्य करते थे और कुछ शिल्प व्यवसाय से भी जुड़े होते थे, लेकिन शूद्रों की भी कई श्रेणियां थी। और इसमें कुछ शूद्र जो है बहुत निम्न स्तर के थे और उन्हें अस्पृश्य घोषित किया गया, अछूत घोषित किया गया, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण थे। और फिर इन चार वर्णों से हर वर्ण में अनेक जातियों का विकास हुआ था, अनेक जातियां, उपजातियों का भी निर्माण हुआ। अब समाज में अगर देखा जाए तो शूद्र सबसे नीचे थे, और शूद्रों में भी आप देखेंगे कि चांडाल, डोम, हाड़ी, ये सबसे निम्न शूद्र थे और इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब इस काल की सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात यह रही छुआछूत की परंपरा। छुआछूत की परंपरा, तो छुआछूत की परंपरा जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी, ठीक है। और आप देखेंगे कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग को सामाजिक धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा, इनको समाज से दूर रखने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीजें, तो छुआछूत की परंपरा जो है प्रकृति के नियम के भी विरुद्ध होता था। अलबरूनी लिखता है कि यदि कोई हिंदू मुस्लिम सैनिकों द्वारा बंदी बना लिया जाता था और बाद में उसे रिहा कर दिया जाए तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, क्योंकि वो मुसलमानों के संपर्क में आ गया। इस तरह क्या था कि उसे जाति से ही बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो इतनी छुआछूत की परंपरा विद्यमान थी। तो ये कुछ कुरीतियां समाज में थी। दास प्रथा, हिंदू समाज में भी दास प्रथा विद्यमान थी और दासों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब हिंदू समाज में जहां तक बात महिलाओं की स्थिति की है, वो अगर आप देखें, हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति, तो देखिए हिंदू समाज में मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति
खराब थी, दयनीय थी। तो हिंदू महिलाओं की सामाजिक स्थिति क्या थी? दयनीय थी। इन्हें कोई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है। अब इस काल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कुरीतियां भी विद्यमान थी। आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज के तरह हिंदू समाज में भी पर्दा प्रथा का आगमन हो गया, और पर्दा प्रथा के कारण अब हिंदू महिलाओं को भी पर्दे में रहना पड़ता था, और पर्दे के कारण आप देखेंगे कि ये शिक्षा से निरंतर दूर होती गई, घर के चार दीवारी के अंदर ही इनको बंद कर दिया गया। तो फिर अशिक्षा का बोलबाला शुरू हुआ। फिर आप देखेंगे कि इस काल में सती प्रथा, तो हिंदू समाज में सती प्रथा का तेजी से प्रचलन हुआ, और पति की मृत्यु के बाद आप देखेंगे हिंदू महिलाएं मृत पति के साथ जल जाती थीं। तो सती प्रथा का भी विकास हुआ, तेजी से विकास हुआ। फिर मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण बात रही जौहर प्रथा, और ये प्रथा राजपूतों में विकसित हुई, क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांता राजपूत राज्यों पर आक्रमण करते थे और राजपूत राजा जब पराजित हो जाते थे, तो राजपूत महिलाएं अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से, महल में जितनी भी महिलाएं रहती थी, सामूहिक रूप से जो है आग में अपने आप को जला लेती थीं, और उद्देश्य था मान सम्मान की रक्षा करना, और इसी प्रथा को जौहर प्रथा के नाम से जाना गया। तो फिर विधवा व्यवस्था, विधवा व्यवस्था, अब देखिए विधवाओं के लिए कठोर नियम बनाए गए थे, और जिसके कारण विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें अच्छा भोजन से वंचित किया गया, अच्छे बिस्तर से वंचित किया गया, शुभ कार्यों से उन्हें दूर रखा गया, समाज में उन्हें अपमान का ही सामना करना पड़ता था। तो विधवा व्यवस्था के कारण भी महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो ये मध्यकालीन समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी। फिर महिलाओं को कोई संपत्ति विषयक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। तो ऐसे में महिलाओं की स्थिति निरंतर खराब होती गई। अब आप देखेंगे कि मध्यकाल में कुछ शासकों ने जरूर कुछ कुरीतियों पर प्रहार करने का प्रयास किया। जैसे सल्तनत काल में मोहम्मद तुगलक ने सती प्रथा को नियंत्रित करने का पूर्ण प्रतिबंध तो ये नहीं लगाया, लेकिन इसने कहा कि बिना राज्य के अनुमति के कोई महिला सती नहीं हो सकती, और उसके लिए राज्य से अनुमति लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सती प्रथा पर काफी नियंत्रण हुआ। तो मोहम्मद तुगलक ने सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया, और आगे अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों ने भी अपने अपने तरीके से सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, बाल विवाह रोकने का प्रयास किया। तो ये कुछ कुरीतियों पर शासकों के द्वारा जो है प्रहार अवश्य होता रहा। इस काल में हिंदू महिलाएं, उच्च वर्ग की महिलाओं को जरूर कुछ शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाएं शिक्षा से वंचित रहीं, तो शिक्षा से दूर होती गई। यदि कुछ महिलाएं जरूर इस काल में आप देखेंगे कि चारुमती, लीलावती, फिर दयाबेन और जीजाबाई, ये सब कुछ मध्यकाल में योग्य महिलाएं हुई हैं, हिंदू महिलाएं। लेकिन सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है, हिंदू महिलाएं शिक्षा से वंचित रहीं। तो कुल मिलाकर के मध्यकालीन समाज में हिंदू महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी रही। तो ये हमने हिंदू समाज के बारे में चर्चा की कि इस तरह का ये हिंदू समाज था। ठीक है। तो मुस्लिम समाज का स्वरूप क्या था, हिंदू समाज का स्वरूप क्या था, दोनों की चर्चा हमने की। और इस पे ये प्रश्न फिर बन जाता है कि मध्यकालीन समाज
मध्यकालीन समाज पर टिप्पणी लिखें। एक टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। हाँ। मध्यकालीन समाज की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, विशेषताएं बताइए। ठीक है। यह मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं और मध्यकालीन समाज पर टिप्पणी लिखना, सारी चीजें लिख दीजिए। मध्यकालीन समाज की विशेषता क्या थी? मुस्लिम समाज अनेक सोपानों में बटा हुआ था। मुस्लिम महिलाएं अनेक वर्गों में बटी थीं। हिंदू समाज की विशेषता ये थी, कठोर वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज, एक विभाजित समाज था। उन महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। और फिर मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन करना है तो सबसे पहले एक भूमिका लिख करके, सभी में भूमिका लिखना है। फिर दूसरा आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या थी, इनका वर्णन करेंगे, मुस्लिम महिलाओं की स्थिति। और फिर हिंदू महिलाओं की स्थिति क्या थी, इसका वर्णन करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इनको आप लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये आज हमने आपको मध्यकालीन समाज के बारे में, कि मध्यकालीन समाज का स्वरूप क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थीं, महिलाओं की क्या स्थिति थी, ये हमने बताया। अब आज की क्लास में तो इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो मुगल काल में नगरीकरण। मुगल काल में नगरों का चूंकि व्यापक विकास हुआ, तो मुगल काल में नगरीकरण क्यों हुआ, उनकी क्या विशेषता थी, यह चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।